हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री में अध्याय 7 को पढ़ेंगे, है ना। अध्याय 7 में अशोक एक अनोखा सम्राट, है ना, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का क्या कर दिया, परित्याग, ने युद्ध को त्याग दिया, युद्ध नहीं किया। लेकिन इससे पहले 1 से 6 तक का वीडियो इसमें डाला हुआ है। अगर मेरी सलाह है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख ले, क्या है कि उनसे ही पीछे के वीडियो को देख के ही आगे के वीडियो आपको समझ में आएंगे, है ना। तो आप पहले 1 से 6 तक का वीडियो देख लें, उसके बाद ये 7 लेसन को पढ़े तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये तस्वीर दी हुई है, ये है रोशन की। रोशन के रुपए अब पढ़ते हैं क्या है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। ठीक है, नोट पर जब आप लोग देखते होंगे तो दाहिनी तरफ गांधी जी का चित्र होता है और बाईं तरफ ऐसा ये देखेगा, इस तरह का शेर का चित्र बना होता है। तो इसी चित्र के बारे में बोल रही थी कि ये चित्र क्यों बना हुआ है पर, है ना। ये स्तंभ शीर्ष है, मैंने ये अशोक स्तंभ का एक ऊपर में स्तंभ शीर्ष है जो नोटों पर लगा हो रहता है। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, है ना। बहुत बड़े राज्य को हम एक साम्राज्य कह सकते हैं, है ना। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है ना। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया था, है ना। तो वहाँ पर एक पत्थर का ये बना हुआ है, पत्थर पर एक बहुत बढ़िया से नक्काशी करके बनाया गया और इसे एक विशाल स्तंभ के ऊपर में क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, बहुत सारे राजा महान थे, उनमें से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। अभिलेख के बारे में आप पढ़े, जो पिछला जो अध्याय है उस पर ये सब आपको बताया गया है कि अभिलेख क्या है ना, इतिहास क्या है। ये सब आगे के पीछे के जो 1 से 6 लेसन है उसमें बताया गया है, इसलिए आप वो वीडियो देख लें। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, है ना। राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उन अशोक का क्या था, दादा था। इसको नोट कर लीजिए कि अशोक के दादाजी का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त को राजा बनने में कौन सहायता किया था, चाणक्य, या चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था। ये भी नोट कीजिएगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य था। वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने ही चंद्रगुप्त को राजा बनने में क्या किया, बहुत ज़्यादा मदद किया। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक में मिलेंगे, है ना। अर्थशास्त्र के क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता चाणक्य को कहा जाता है। तो ये भी नोट करिएगा कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। आगे चलते हैं, वंश को भी हम नहीं बताते हैं, वंश को हम बाद में बताएंगे, पहले आगे देखते हैं। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, उनमें इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये पूरा जो अशोक का साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, है ना। तो उत्तर पश्चिम आप लोग बता दिए हैं कि किसी भी चित्र में ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है, और बाईं ओर क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। पश्चिम, बाईं ओर पश्चिम, और इधर पश्चिम हो गया, और ये राइट की ओर होगा पूर्व, इधर उत्तर ऊपर की ओर और नीचे की ओर दक्षिण होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई आप मैप देखिएगा, अभी हम अभी मैप दिखाएंगे आपको, तो जब भी कोई मैप देखेगा तो इसमें ये चीज़ को याद रखिएगा कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, कौन, तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उत्तर भारत से अगर दक्षिण भारत जाना है ना, तो क्या कर, तो बीच में क्या पड़ता था, उज्जैन पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। नगरों में कौन कौन रहते थे, व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहते थे। शिल्प की कला को जानते थे वो रहते थे।
साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, है ना। साम्राज्य जो था बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान रहते थे और पशुपालक जो पशु को पालते थे वो रहते थे। पशु को पालने वाले पशुपालक कहलाते, ये भी हम पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत के जो हिस्से थे वो क्या था, जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, है ना। वहाँ पर जो साम्राज्य था उसमें अलग अलग भाषाएं बोलने वाले थे, जैसे अभी भी बोलते हैं हम लोग। वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और खाना भी क्या करते थे, अलग अलग तरह के खाते थे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप पंजाब चले जाइएगा तो वहाँ रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं। उत्तर भारत में चले जाइएगा, इधर यूपी बिहार की तरफ चले जाइएगा तो वहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं। केरला में दक्षिण में चले जाइएगा तो वहाँ भी चावल ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो अलग अलग जगहों पर खाना खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो अभी भी पहनते हैं, उस समय भी पहनते थे और आज भी हम लोग पहनते हैं। तो पोशाक पहनने का भी अलग अलग डिजाइन था, पहनने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, यहाँ पर तो हो गया, लेकिन इससे ऊपर हम थोड़ा सा चलते हैं। जो हम लोग क्या करके आए हैं, छोड़ के आए हैं, पहले उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वंश के बारे में बताया गया है। वंश का मतलब क्या, तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, ठीक है। ये हम लोग पर भी लागू होता है। हम लोग क्या कहते हैं, एक ही वंश के, हमारे दादा, दादा के बाद, दादा से पहले दादा के पिताजी, फिर दादा के बाद हमारे पिताजी, पिताजी के बाद मैं, हम लोग हो गए, हमारे बाद हमारे बच्चे, है ना। ये सब क्या कहलाएंगे, एक ही वंश के कहलाएंगे। तो उसी तरह से राजाओं में भी होता था कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते थे तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता था। मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त और उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, है ना। ऐसे तो बहुत सारे राजा हुए इसमें, लेकिन इनमें 3 प्रमुख नाम है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मानचित्र है। मानचित्र को हम पहले ही बताया कि मानचित्र को आप ध्यान से देखिएगा। मानचित्र में देखिए हमेशा ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। यानी कश्मीर सब क्या है, उत्तर में पड़ता है। इधर इस साइड में, राइट साइड में पूर्व होता है ना। तो ये जो है इधर, ये सब क्या है, पूर्व है, पूर्व में पड़ता है, पूर्वोत्तर भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर और पूर्व यानी इस साइड में सब रहेगा, पूर्वोत्तर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इधर आ जाता है ये पश्चिम हो जाता है, यानी मान लीजिए गुजरात है ये, तो ये सब क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण, नीचे की ओर सब क्या है, दक्षिण कहलाता है। देखिए यहाँ कलिंग है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम पिक्चर को दिखा भी देते हैं बढ़िया से। ये पाटलिपुत्रा जो राजधानी थी, ठीक है। उज्जैन नगरी जो है, देखिए यहाँ पे काला से किया हुआ है, ये तक्षशिला, इसके बारे में पढ़ाया गया जा रहा है अभी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आने का रास्ता था इधर। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ इधर की ओर जाएंगे तब बीच में क्या पड़ता था, उज्जैन पड़ता था। तो इसको समझ में आ गया। इस पिक्चर को और बढ़िया से आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न है। तो पहला पॉइंट है, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य क्या होता है, जैसे राज्य है ये, मैंने मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है। मान लो कि इंडिया, ये मान लो ऐसा, ठीक है। उतना बढ़िया से इसमें बना नहीं है, ये मान लो इंडिया है। तो मान लो ये छोटा सा इतना जगह पर कोई राज्य कर रहा है तो ये राज्य कहलाएगा। लेकिन कोई इतने बड़े इलाके पर, ये पूरा में इधर पाकिस्तान उकिस्तान या बांग्लादेश अफगानिस्तान सब मिला के जो कोई अगर शासन कर रहा है तो इतना बड़े राज्य को राज्य ही बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं साम्राज्य, साम्राज्य, ठीक है। राज्य इसमें भी है, साम्राज्य हो गया, ठीक है। तो इतने बड़े क्षेत्र का जो राजा होगा उसको राजा बोलते हैं, जो मालिक होता है उसको राजा बोलते हैं। और इतने बड़े का जो होगा तो साम्राज्य का जो मालिक होगा उसको सम्राट बोलते हैं, अशोक सम्राट। आगे समझ में आ गया होगा, समझ में, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं। तब इसमें क्या क्या राज्य और साम्राज्य में क्या फिर फर्क पड़ जाता है, क्या क्या उसको दिक्कतें आती हैं, क्या क्या मैंने और जरूरत पड़ता है, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य जो है राज्यों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। अब उतने बड़े भूभाग पर भी दिखाएं तो अगर शासन करना है तो सेना भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। संसाधन मतलब क्या होता है, संसाधन में खाना पीना, तलवार, है ना, रथ घोड़े, है ना, ये सब क्या है, संसाधन है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करना पड़ता था। अगर मान लीजिए उतना बड़ा सेना को चलाना है, अब राजा है तो मान लीजिए कि राजा 10,000 सेना से काम चला लिया, लेकिन अगर इनका सेना है, साम्राज्य वाले का सेना है, तो उनको 1 लाख 2 लाख 4 लाख इतना सेना चाहिए। तो उनको खिलाने के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए, तो वो कर भी क्या करते थे, ज़्यादा वसूलते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे
अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, और संदेश वाहक का मतलब क्या, जैसे आज डाकिया होता है ना, तो उस तरह से संदेश वाहक होते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं घनिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या करता था, नियंत्रण करता था। तो क्या हो गया, तो राजा थे, शिल्पकार थे, अब कर वसूलने के लिए कर अधिकारी थे, तो अधिकारी वसूलते थे। अगर उनका कोई बात नहीं मान, उल्लंघन कर देता था, बात नहीं मानना, अगर जो कोई आदेश दिए उसको बात को नहीं मानना, उल्लंघन कर रहा था, तो उल्लंघन कर देता था, तो अधिकारी उनको क्या करते थे, सजा भी देते थे। ठीक है, उसके बाद संदेश वाहक होते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह तक राजा संदेश दे दिया तो उसको लेकर दूसरे जगह तक जाते थे। नहीं, आप लोग देखे होंगे कितने मूवी में कि एक पत्र रहता है, घोड़े पर जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश देता है। उसमें फोन, टेलीफोन ये सब तो था नहीं, मोबाइल वोबाइल बहुत पुराने समय की बात है ना, उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो ऐसे ही संदेश वाहक घोड़े पर जाता था एक जगह से दूसरी जगह संदेश को लेकर। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के, अब राजा के जासूस भी होते थे, अधिकारी जो काम कर रहे हैं, ये अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका राजा का जासूस इसको देखता था। ठीक है, इन सब के ऊपर सम्राट था, और जो राज परिवार एवं घनिष्ठ मित्रों के घनिष्ठ मंत्रियों की सहायता से क्या करता था, राज्य पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो इसमें छोटे छोटे क्षेत्र थे, है ना। जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, तो इंडिया है, तो इंडिया में छोटे छोटे फिर क्या है, राज्य हैं। इंडिया बहुत बड़ा है ऐसे करके, अब मान लीजिए ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया में क्या है, छोटे छोटे फिर स्टेट भी हैं, कोई दिल्ली है ना, कोई मध्य प्रदेश है, कोई यूपी है, कोई इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उस समय भी छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों को से शासन किया जाता था। अब छोटे छोटे क्षेत्र में क्या हो गया कि अब जैसे ये मान लो कि इतना बड़ा ही क्षेत्र है, अब इस तरह से बटा हुआ है, मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर पाटलिपुत्रा बना दिया। अब ये पाटलिपुत्रा क्या किया, इतने बड़े इलाके को देखा। अब ये पाटलिपुत्रा के लिए ये जगह तो बहुत दूर हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर भी एक बना दिया। अब ये क्या करेगा, इतने बड़े इलाके पर शासन करेगा। ठीक है, अब यहाँ से इधर जो बच गया है, यहाँ पर दूसरा को शासन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 नगर, एक तक्षशिला, एक उज्जैन, इसी तरह से और ज़्यादा नगर बना दिए गए थे, महानगर जैसे, कि वो बाकी प्रांतों पर क्या करेंगे, अपना नियंत्रण रखेंगे और वो राजा को रिपोर्ट करेंगे एक तरह से, है ना, सम्राट को। कुछ अच्छा का पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर एक राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है ना, और बहुत सारे क्षेत्र थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाता था कि हमारा जो रास्ता है वो कोई ना रोके। और नदियाँ जो है, नदियाँ क्या होता था पहले के ज़माने में, बताएं पहले लेसन में, कि नदियों, पानी और जानवरों के लिए ही लड़ाई होती थी, तो नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब आवागमन के लिए महत्व, वो निश्चित है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो नदियों और मार्गों का ही उपयोग होता था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या था, सोना और कीमती पत्थर मिलते थे, और उत्तर पश्चिम में कंबल, जो ओढ़ते हैं हम लोग, कंबल मिलते हैं। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, नजराने क्या, नजराना जो राजा को भेंट स्वरूप दिया जाता है वो क्या कहलाता है, नजराना कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नजराना क्या है जो लिखा हुआ, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, है ना। स्वेच्छा से राजा के लिए जो दे दिया, गिफ्ट एक तौर पर दे दिया, वो उसको क्या कहते थे, नजराना करते थे। वो कर से अलग होता था। कर जो था टैक्स हमेशा लिया जाएगा, है ना, और ये जो है नजराना है जो कभी भी अनियमित रूप से, जब राजा आया तो उनको नजराने के रूप में दे दिया। अब आगे चलते हैं। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर देंगे। ठीक है, जो पीछे के जो जंगल वाले क्षेत्र थे वहां से क्या मिलता था, हाथी मिलता था। जंगलों में हाथी रहते हैं, लकड़ियां बहुत रहते हैं, मधुमक्खियां का छत्ता जंगलों में बहुत रहता है, और मोम, मधुमक्खी को छत्ते से ही मोम तैयार होता है। ठीक है ना, तो मोम भी मिल जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक यहाँ पर डिटेल है दिया हुआ नोट, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नजराना देख लिए, राजधानी में सम्राट, इसको देखते हैं थोड़ा। मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। सेल्यूकस निकेटर एक था यूनानी राजा, उसका एक मेगास्थनीज क्या था, राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण कर दिया। वो जो भी चीज़ देखा आया अशोक के दरबार में, आने के बाद ये मेगास्थनीज आया अशोक के दरबार में, वो अशोक के दरबार में आया और वो देखा जो चीज़ देखा अशोक के बारे में वो सब वो क्या कर दिया, एक मैंने किताब में लिख दिया। यहाँ उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, जो उसने देखा उसके विवरण का एक अंश यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा था वो। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। जब भी राजा आते हैं, सम्राट आते हैं तो जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। राजा को किस ले जाता है, सोने की पालकी में। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, है ना। राजा जो होता है हथियारबंद महिलाएं होती है। हथियारबंद महिलाएं मतलब हथियार लिए, तलवार लिए, जो भी चीज़ उस समय लड़ने की था वो सामान लिए हुए रहती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। जो भी खाना अशोक खाता था या उस समय के राजा खाते थे, वो पहले क्या करता था, एक खास नौकर रहता था, उस खाने को पहले वो क्या करता था, चखता था। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, है ना। एक कमरे में लगातार 2 कमरा भी बदल बदल के सोते थे, कभी इस कमरे में कभी इस कमरे में। उतने बड़े राजा थे, उनके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, तो किस कमरे में सोना है वो दूसरे को नहीं बताते थे और हमेशा कमरा बदल कर सोते थे, ठीक है। इतना कष्टदायक था राजा का जीवन, राजा का जीवन इतना आसान नहीं था, इसका मतलब। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में अब हम जानते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, पाटलिपुत्र जो पटना बिहार में है। यहाँ एक विशाल अभी जो बिहार की राजधानी है पटना, है ना, वही पाटलिपुत्र के नाम से पहले प्रसिद्ध था। यहाँ एक विशाल और खूबसूरत नगर, यह क्या है, एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज ये बता चुके हैं और 64 द्वार हैं। कितने द्वार हैं, 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है ना। उद्यान मतलब क्या, बगीचा, गार्डन बना हुआ है चारों तरफ, और चिड़ियों को रहने के लिए बसेरा बना हुआ है, ठीक है। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत उनका महल था। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि राजा द्वारा खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। इसलिए चखते थे कि उसमें अगर कुछ दिया हुआ रहेगा, जहर वहर, तो राजा का नौकर मरेगा, राजा तो बच जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा, है ना, अभिलेख बताए हैं क्या है, द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख, मैंने जो पहले के जो लिखा जाता था, है ना, उन्हें क्या करते हैं, अभिलेख करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल पिछली कक्षाओं में हम बता चुके हैं, पिछली कक्षाओं में नहीं, पिछले अध्याय में। ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी रहती थी, है ना। प्राकृत भाषा जो बताएं, बार बार बताएं, प्राकृत भाषा आम जन की भाषा थी। आम जनता क्या बोलती थी, प्राकृत भाषा बोलती थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, नोट में जो दिया हुआ पहले से देख लेते हैं। कलिंग युद्ध, ये बहुत बड़ा युद्ध था। अपने एक अभिलेख में राजा बहुत से अभिलेख लिखा अशोक, उसमें एक अभिलेख में लिखा है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। राजा बनने के 8 साल बाद क्या, कलिंग पर विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इतना आदमी मर गया था उस समय, सोच लो जब आबादी कितनी कम थी। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और समन भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी इस युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है ना, उनको दुख हुआ कि हम इतने आदमियों को मार दिया या मर जाते हैं, ठीक है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब क्या हुआ, वह हिंसावादी हो गए और कहे कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और दूसरों को शिक्षा दूंगा। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है ना। तो क्या कि वो कहे कि अब मुझे युद्ध से किसी को पर विजय प्राप्त करने से अच्छा है बलपूर्वक कि मैं उनका दिल जीतूं। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और जो भी है पोते वो युद्ध ना करें, ठीक है। आगे जाके जो भी रहे वो युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। यानी युद्ध ना करने का उन्होंने क्या कर लिया, प्रण कर लिया। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का एक प्राकृत रूप है ना। धर्म का पालन किए कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ठीक है।
क्यों युद्ध नहीं करना है? क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे आदमी मारे गए। मारने में क्या है, मरने हैं, मर तो गया, जो मर गया उसका जो बेटा बेटी है, उसका जो उससे जो संबंधित लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी एक तरह से मर ही जाते हैं, ठीक है ना। तो अशोक का कलिंग युद्ध क्या था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? उड़ीसा, अभी जो उड़ीसा आप देख रहे हैं उसका तटवर्ती इलाका है, उसका नाम है कलिंग। कलिंग को एक बार हम देख लेते हैं मानचित्र। देखिए भारत का मानचित्र है, ये रहा यहाँ पर उड़ीसा, ये रही कलिंग, ठीक है। कहाँ पर है ये देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना, ये कलिंग है। यहाँ पर ही युद्ध हुई। तटवर्ती मतलब क्या? तट के निकट, यानी नदी या समुद्र के निकट जो जगह रहेगा उसको तटवर्ती बोलते हैं, वो ये कलिंग है, ठीक है। इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग को देख लिया हम लोग, अब उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। तटवर्ती जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। इसको नोट करिएगा, सब चीज़ को नोट करना है, ये लिख देना है कलिंग। कलिंग को लिखकर लिख देना है प्राचीन नाम तटवर्ती उड़ीसा, उड़ीसा, इस तरह से, ठीक है। बार आपको अगर नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है या नोट्स आपसे नहीं बनता है, नोट्स कैसे बनाएं, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसके लिए भी आपको ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में ही कीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि नोट्स इतिहास में, इतिहास ही नहीं है, हर सब्जेक्ट में नोट्स एक बहुत बड़ा चीज़ है। बिना नोट्स के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप तो अभी पढ़ लीजिएगा लेकिन बाद में इसे रिवीजन करने में पूरा किताब को आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर नोट्स आपके पास रहेगा तो वो थोड़े से ही समय में आप पूरे किताब को एक साथ ही क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाने आना चाहिए। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाम है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। वितृष्णा मैंने इच्छा, और वितृष्णा मैंने इच्छा का खत्म हो जाना। अशोक का धर्म क्या था? अब देखते हैं अशोक का यह धर्म, जो धर्म है वो क्या था। प्राकृत भाषा में क्या, प्राकृत भाषा में धर्म को क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। कोई पूजा नहीं करना है, कोई कर्मकांड नहीं करना है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वह निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। क्या? वो बुद्ध के जो उपदेश थे उनसे भी क्या हुए? प्रेरित हुए। इससे पिछले लेसन में जो मैंने 6 लेसन है उसमें हम इस अशोक के बारे में पढ़ाए हैं, गौतम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में, यानी महावीर के बारे में। उसको आप देख लीजिएगा। देख लिए होंगे आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो उन पिछले लेसन को देख लीजिएगा। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए हमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है ना। लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो ये इनका मानना था कि ये सब का निदान होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। जो वो अपना नियम बनाए थे उसकी शिक्षा वो जगह जगह पर जाकर देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर क्या कर दिए? खुदवा दिए। मैंने जो भी उनको बोलना था वो क्या कर दिए? सब जगह पर नोटिस बोर्ड जैसा लगवा दिए। मतलब पत्थरों में, ऐसा नहीं कि स्लेट पेंसिल या कुछ ऐसा पर लगा कर, नहीं, पेंट उसमें कुछ नहीं था, पत्थरों पर खुदवा दिए, है ना। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे, है ना। वहां भी अपने धर्म का क्या किए? प्रचार प्रसार किए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। अभी उस समय कुआं खुदता था पानी के लिए, इस तरह से जैसे आप लोग का पानी आ जाता है बोरवेल से, उस तरह का नहीं था। पहले क्या करते थे? कुएं खुदवाते थे। कुआं खुदवाना अच्छा काम माना जाता था। विश्राम गृह बनवाए, है ना। यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे उनके लिए विश्राम गृह बनाए। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने मजनू से जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, है ना। तो अच्छे अच्छे कार्य किए। आगे चलते हैं। ऊपर में एक चित्र ये छूट गया था, ये क्या है चित्र? उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना था, है ना। राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है उसमें आप जाकर इस मूर्ति को देख सकते हैं। कितना उस समय, मतलब उतने साल पहले, कितना बढ़िया बनाया गया है, ठीक है। इस चित्र को देखें। आगे चलते हैं। अपनी प्रजा को संदेश क्या देना चाहते थे अशोक, ये देखते हैं।
अपनी प्रजा के लिए संदेश अशोक का। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तो वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ करना। जैसे बर्थडे अभी आज आप लोग मनाते हैं, तो उस समय बच्चे का जन्म होता था तो क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ हुआ, खाना वाना खिलाया गया, इस तरह से। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, वो बोले कि ये सब कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि आप लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह वो ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, है ना। वो बताएं कि जो ऊपर में आप लोग नियम करते हैं उससे अच्छा है कि दूसरी नीति अपनाए। वो नीति क्या है? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर करना कीजिए, सही बात बोलिए, सभी जीवों पर दया करिए, और ब्राह्मणों तथा समनों को दान दीजिए। ब्राह्मणों को क्या करना है? दान देना है। जो हमारे लिए क्या करते हैं? पुरोहित का काम करते हैं। पुरोहित का काम, पुरोहित क्या है, ब्राह्मण क्या है, ये भी पिछले लेसनों में पढ़ाया गया है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्मों को की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, जो आपका नियम है उसकी प्रशंसा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बताना चाहिए कि मेरे धर्म में ये है, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं कीजिए, और दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बुराई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अगर कोई कह रहा है कि हम हिंदू हैं, है ना, मुस्लिम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म खराब है, ईसाई धर्म अच्छा है ना, सिख धर्म खराब है, तो ये गलत है। अपने धर्म के बारे में बताइए, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए इन बातों को बताया जो उनके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। मैंने उस समय बताया, लेकिन वो अभी भी लागू होता है वो नियम। कौन सा नियम? करे बड़ों का आदर करिए, आप आज भी करिए, है ना। जानवरों को क्या करिए? सेवा कीजिए, वो आज भी करना है, ठीक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। हम बता दिए हैं, आप भी सोच सकते हैं कौन कौन सा हिस्सा प्रासंगिक है। आगे चलते हैं। ब्राह्मी लिपि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को दिखाया गया है। आधुनिक भारत के ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ देखिए अ कैसे लिखाता था, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आरंभिक ब्राह्मी में जैसे हम लोग अभी तरह लिखते हैं उस तरह से वो अ था पहले। देवनागरी में तो हम लोग अ लिखते ही हैं ऐसे। बंगला में इस तरह से लिखा जाता है। मलयालम में कुछ इस तरह से, जरा हम भी लिख के देख लेते हैं। वो लिख देना है पहले, उसके बाद ऐसे कर देना है, उसके बाद ऐसे करके यह, है ना, मलयालम में लिख लिया हम लोग। और इस तरह से तमिल में लिखा जाता है, ठीक है। ये प्रारंभ में जो ब्राह्मी लिपि थी उसी से सब मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो सभी एनसीईआरटी बुक में जब हम पूरा पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग होती है किसी कहानी से और लास्ट होता है अन्यंत्र, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उससे कहीं दूर उसी समय का। तो अन्यंत्र में आज क्या है देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। उसी समय चीन का दीवार बना था। अशोक का जो उदय हुआ था, यानी अशोक का उदय हुआ था 2300, कितना हुआ था? 2300 वर्ष पूर्व। और ये जो है 2400 वर्ष पूर्व की कहानी है, वर्ष की कहानी है, ये 2300 का है, ठीक है। इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, है ना। ये 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चला, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, सोच लीजिए कितना लंबा है, तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। ये चीन की दीवार इतनी बड़ी है, मैंने विश्व के 7 अजूबों में से एक है। सोच लीजिए इतना बड़ा दीवार कि 64 किलोमीटर लंबा दीवार, बहुत बड़ी बात है ना। 2000 वर्ष तक इसको बनाया गया, तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है ना। इस पर इतना चौड़ा है ये ऊपरी सतह कि इस पर ट्रक भी चल सकता है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, है ना। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये आप लोग समझ लीजिए, है ना। अशोक पड़ोसी देशों से क्या कर देते कि मैंने हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो क्या कर दिए, पशुपालक यहाँ से घूम के इधर चले जाते हैं, है ना। इससे अच्छा यहाँ पर क्या कर दिए, दीवार लगा दिए, ठीक है। वो 64 किलोमीटर लंबा बहुत बड़ी दीवार, या 7 आश्चर्यों में से एक है। वर्ल्ड का जो 7 आश्चर्य है उसमें अपना ताजमहल भी है। अब देखिएगा अशोक उपयोगी शब्द क्या क्या हम लोग देखे। साम्राज्य देखे, राजधानी देखे, अधिकारी देखे, संदेश भाग देखे, प्रांत देखे, धर्म देखे, ठीक है ना। और तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंच पाए। और पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का ये लेसन हम समाप्त कर